हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की व्याकरण की पुस्तक जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना का लेसन 8 जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, आप क्लास फर्स्ट से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग संज्ञा की जो परिभाषा है या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है और हम हर एक क्लास में कुछ नया इसके बारे में जानते हैं। आज के भी इस लेसन में हम कुछ नया इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए व समझिए। जो नीचे चित्र दिखाए गए हैं इनको देखना है, पढ़ना है और समझना है। जैसे एक ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? सतीश पुस्तक पढ़ रहा है। एक बच्चा है जिसका नाम सतीश है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। दूसरी पिक्चर में एक घोड़ा दिया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तीसरी पिक्चर में सेब दिखाया गया है और सेब की एक विशेषता बताई गई है, सेब में मिठास है। उपयुक्त वाक्यों में सतीश प्राणी का नाम, पुस्तक वस्तु का नाम, घोड़ा पशु का नाम, सेब फल का नाम तथा मिठास एक भाव का नाम है। ये सभी नाम हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा होती हैं वो नाम होते हैं। जो भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं? जो हमें किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान या फिर अवस्था के नाम का बोध कराए, उन सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और बस मुख्यतः जो संज्ञा है उसके 3 प्रकार होते हैं और इसके अलावा जो 2 प्रकार होते हैं वो इन्हीं में से एक प्रकार के उपभाग हैं जिनको हम लेसन में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर नेम दिया हुआ होता है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है। मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान का उसमें नाम होता है। तो जहाँ पर इस तरीके से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जयपुर एक शहर का नाम दिया गया है, रामायण एक किताब है, पुस्तक का नाम दिया गया है, गंगा एक नदी का नाम दिया गया है, सुरेश एक व्यक्ति का नाम है, कमल एक फूल का नाम और सीता एक स्त्री का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाम जो है, मतलब नाम सीधा दिया हुआ है, तो जहाँ पर नाम आ जाते हैं वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो किन रूपों में होती है? देखिए, देशों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भारत, जापान, ईरान, श्रीलंका या फिर और भी अगर किसी देश का नाम है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि, कोई भी समुद्र का नाम है वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदियों के नाम में भी, पर्वतों के नाम में भी, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तियों के नाम में, दिशाओं के नाम में, दिनों व महीनों के नाम में, त्योहारों व उत्सवों के नाम में, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम में, ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि किन किन
नामों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो अगर आपके सामने एक वाक्य आ जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, तो आप आसानी से उसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए अब हम चलते हैं संज्ञा के दूसरे रूप की तरफ। जातिवाचक संज्ञा। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है, चाहे वो प्राणियों की जाति है, चाहे फिर वस्तुओं की, चाहे वो स्थानों की। मतलब एक ग्रुप, जहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है वहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे नगर, नगर कोई भी नगर हो सकता है, नदी कोई भी नदी हो सकती है, देश कोई भी हो सकता है, बालक, बालक में कोई भी बालक हो सकता है, पुस्तक आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे आज भी देश में न जाने कितने जयचंद हैं, तो यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर एक समूह को इंडिकेट किया जा रहा है, जाने कितने जयचंद हैं। नाम तो दिया गया है लेकिन यहाँ इसमें पता नहीं एक पूरी जो है ग्रुप को इंडिकेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा हो गया है। जयचंद यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ इसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए हुआ है जिनका चरित्र जयचंद के समान है। अतः यह शब्द यहाँ पर उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहाँ जयचंद की व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर शास्त्री जी शब्द जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के लिए ही यह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति के लिए ये प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि जातिवाचक शास्त्री जी जो है वो एक जातिवाचक शब्द है, संज्ञा है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के तीसरे रूप यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में। गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन से शब्द? जिनसे हमें किसी गुण, दशा या व्यापार या भाव का बोध हो, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लघुता, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दो और संज्ञाएं मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें अलग न मानकर जातिवाचक संज्ञा रूप में ही इनका समावेश कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर दो बात कही गई है, कुछ विद्वान तो इनको मानते हैं और कुछ विद्वान इनको नहीं मानते हैं। मतलब संज्ञा के जो भेद हैं वो कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग 5 हैं और कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग केवल 3 ही हैं। वो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है वो 2 प्रकार की होती है, जो मूल रूप से भाववाचक होती है, जैसे सत्य, क्षमा, सुख, अपमान आदि। जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे हंसना से हंसाई, कायर से कायरता, चलना से चाल आदि। विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा इधर दिखाई गई हैं और भाववाचक संज्ञा इधर दिखाई गई हैं। वकील से वकालत, युवक से यौवन, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व, मित्र से मित्रता, जाति से जातीयता, नारी से नारीत्व,
भाई से भाईचारा, कवि से कवित्व, पराधीन से पराधीनता, स्वामी से स्वामित्व और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। अपना अपनत्व, निज निजित्व, अहम अहंकार, आप आपा, पराया परायापन, स्व स्वत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वत्र। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। ऊंचा से ऊंचाई, निर्धन से निर्धनता, बुद्धिमान से बुद्धिमता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मधुर से मधुरता, विस्तृत से विस्तार, चतुर से चतुरता, बुरा से बुराई, सफल से सफलता, गुरु से गुरुत्व। अब हम अवयवों से भाववाचक संज्ञा की रचना सीखेंगे। अवयव दिखाए गए हैं, इधर भाववाचक संज्ञा। मना से मनाही, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार, वाह से वाहवाही। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा की रचना। इधर क्रिया दी गई है, इधर भाववाचक संज्ञा दी गई है। लेना देना, लेन देन, उड़ना उड़ान, गिरना गिरावट, छोड़ना छूट, सजाना सजावट, बुनना बुनाई, चमकना चमक, मिलाना मिलावट। तो ये था आज का लेसन क्लास 8 का, जिसमें आज हमने संज्ञा के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।